गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका संभव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सोनू कुमार। स्टूडेंट्स, आज जो हम बातें करने जा रहे हैं वो हमारा है पेपर नंबर सेकंड के ऊपर। जो पेपर नंबर आपका सेकंड है स्टूडेंट्स, वो ध्यान रखना, पेपर का नाम है आपका जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स, और उसके साथ साथ आपका है साइटोलॉजी। यानी जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर साइटोजेनेटिक्स आता है इसमें, और फिर आता है आपका साइटोलॉजी। यानी टोटल बात कहूं तो आपने जो फर्स्ट पेपर की तैयारी जिस हिसाब से की थी, यानी जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे हुए। आपने अगर ऐप में जाकर आपने डाउनलोड किया होगा पीडीएफ को, और पेपर का जो सॉर्ट आउट क्वेश्चन थे उनको डाउनलोड किया होगा, तो देखा होगा कि सारा का सारा पेपर यानी एक या दो क्वेश्चन को छोड़ दूं, वो क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर आपका एक क्वेश्चन छूट रहा था, वो था माइक्रोस्कोपी। वो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं दिया था। और दूसरा क्वेश्चन था आपका सेकंड यूनिट में जेनेटिक मार्कर। इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं दिया था। और अगर आपने अच्छे से उन चीजों को प्रिपेयर किया होगा तो ये कह सकता हूं कि दोनों 80 नंबर का क्वेश्चन थे, यानी 80 मार्क्स के आपकी क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। कहां से? जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वहां से स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के जो वीडियो रहेगा, हमारा जो क्लास रहेगी, वो पेपर नंबर आपकी सेकंड के ऊपर रहेगी। और पेपर नंबर सेकंड्स के अंदर ध्यान रखना स्टूडेंट, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ध्यान देना, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होगा, अब की बार मैं क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा तो वही वीडियो है कि जैसे आपने हमारी दी थी यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में 4 यूनिट थी, चारों की 4 घंटे आपने उस टॉपिकों को मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन समझाया था, है ना। तो अगर उसी 4 घंटे को आप नॉर्मल क्वेश्चन को देखोगे और वहां से आप नॉर्मल अपने अपने नोट से या जहां से भी पढ़ोगे वहां से पढ़ोगे, तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो जाएगा, तैयार भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पेपर नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर आपका फर्स्ट है। इस यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको यही ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन आता है, या यूनिट नंबर फर्स्ट को छोड़िए, मैं सीधा क्वेश्चन बता देता हूं आपको कि क्वेश्चन नंबर एक तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आपका जो फर्स्ट पेपर में भी पूछ लिया है लेकिन यहां पर भी पूछने की पॉसिबिलिटी होती है, वो सबसे ज्यादा रहती है। वो क्वेश्चन है आपका कौन सा स्टूडेंट? ध्यान रखना, डीएनए डैमेज के ऊपर। यानी कि यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सा होगा आपका? वो यहां पर पूछा जाएगा डीएनए का डैमेज और डीएनए का रिपेयर। यानी कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रिपेयर मैकेनिज्म्स, और उसमें ध्यान रखना है आपको कौन सा क्वेश्चन? डैमेज का। अब थोड़ा सा ही बता देता हूं कि डैमेज होता है स्टूडेंट, वो किस किस के द्वारा किया जा सकता है। तो एक डैमेज होता है वो आपके पास फिजिकल एजेंट के द्वारा किया जाता है। फिजिकल एजेंट्स का मतलब क्या हुआ यहां पर? जैसे एक्सरे लाइट के द्वारा किया गया, जैसे गामा लाइट के द्वारा, या किसी आयनाइजिंग इफेक्ट के द्वारा, या कोई आयन दिया तो डीएनए डैमेज हो गया, या नॉन आयनाइजिंग, कोई हमने आयन नहीं दिया, कोई दूसरा ऐसा आयन दिया जिससे हमारे पास क्या हो गया, वो डीएनए को डैमेज कर दिया। तो वो आपको ध्यान रखना है। फिजिकल एजेंट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, वो आपको है कि सबसे ज्यादा फिजिकल एजेंट में आपको क्या ध्यान रखना है? एक्सरे लाइट का ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको यूवी रे से के कौन सा डैमेज हो रहा है, कितने प्रकार का डैमेज होता है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपके पास आता है स्टूडेंट, यहां डैमेज की प्रोसेस के अंदर बात करूं तो केमिकल की, केमिकल एजेंट्स के बारे में बात करनी है। केमिकल एजेंट्स के अंदर स्टूडेंट ध्यान रखना कि जो केमिकल एजेंट्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स के अंदर आपको पास ये रहेगा कि जब थाइमीन पे देते हैं तो वो किस में बदलता है? जैसे कहूं एडिनिन में तो 5 ब्रोमो एडिनोसिन में बदल जाता है, या फिर कहूं ग्वानिन के अंदर, तो अलग अलग प्रकार के केमिकल देंगे तो अलग अलग प्रकार से हमारे पास क्या कर देगा स्टूडेंट? डीएनए को डैमेज कोज कर देगा। अब उसके बाद में फिर आता है हमारे पास तीसरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, डैमेज होता है डीएनए में, वो कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से डैमेज को किया जा सकता है। उसी तरह से अगर मैं रिपेयरिंग सिस्टम की बात करूं कि डीएनए को हम रिपेयर कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, डीएनए को रिपेयर करने की सबसे पहली प्रोसेस होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? यहां पर डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम होता है।
कौन सा रिपेयरिंग सिस्टम? डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम है वो हमारे पास यहां पर प्रेजेंट रहेगा। डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम में भी आपके पास कितना होता है स्टूडेंट? दो प्रकार में डिवाइड कर रखा है। दो प्रकार में कौन कौन सा? एक वो जिसमें हमें एंजाइम्स की जरूरत रहती है, जो एंजाइम्स आपके पास कौन सा होता है स्टूडेंट? ध्यान रखना, फोटोलेज एंजाइम्स है। उस फोटोलेज एंजाइम की सहायता से आप डायरेक्ट बिना किसी कट के डीएनए को सही कर देते हो, तो वो कैसा कहलाता है? फोटोलेज। और ये फोटोलेज एंजाइम एक्टिव कब होता है? जब इसके ऊपर क्या गिरती है? लाइट गिरती है। तो याद रखना, जब डीएनए को रिपेयर करना होगा डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम में, तो फोटोलेज एक एंजाइम होगा जिसको हमने लाइट देंगे, लाइट देते ही वो एक्टिव हो जाएगा, और जब वो एक्टिव हो जाएगा तो वो क्या कर देगा? डीएनए को सही कर देगा। उसके बाद में दूसरा आता है हमारे पास यहां पर एल्काइल एजेंट्स या एल्काइलेशन या एल्काइल ट्रांसफरेज, सॉरी एंजाइम का नाम क्या है स्टूडेंट्स? एल्काइलेशन का मतलब तो हो गया एल्काइल ग्रुप लग रहा है इसके ऊपर, लेकिन हमें ध्यान रखना है एल्काइल ट्रांसफरेज। तो एल्काइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स को ध्यान रखना है कि एल्काइल ट्रांसफरेज की वजह से एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो रिमूव हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम हो जाएगा। अब डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम के बाद में हमारे पास आता है स्टूडेंट, वो है एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम। एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम का मतलब है, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट यहां पर क्या, कि जो डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम होती है इसमें किसी भी प्रकार के ऊपर डीएनए के ऊपर कट नहीं लगाया जाता। नो कट ऑन डीएनए, यानी डीएनए के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कट नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमारे पास सीधी सी रिपेयरिंग प्रोसेस चलेगी। वो कैसी होती है? डायरेक्ट रिपेयरिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद में आता है एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम। स्टूडेंट एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम में आपको इतना ही ध्यान रखना है क्या, कि सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर कट लगेगा। सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर क्या लगेगा? कट लगेगा, यानी एक कट लगेगा और लगकर आपका वो रिपेयरिंग सिस्टम क्या की जाती है? पूरी की जाती है। तो सिंगल कट लगने से आपकी जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट? एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम होती है। और एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम को हम यहां पर डिवाइड करते हैं स्टूडेंट कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा? कि अगर डीएनए के अंदर एक बेस होगा, एक न्यूक्लियोटाइड है वो गलत जुड़ जाता है, एक छोटा सा एक बेस, सिंगल बेस गलत जुड़ जाता है, तो उसको सही करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक आएगी? बेस एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम को हम काम में लेंगे। बेस एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम को काम में लेंगे, यानी यहां पर कहूं तो यहां पर क्या किया जाएगा? सिंगल बेस को चेंज किया जाएगा, या सिंगल बेस पेयर क्या होता है आपका? चेंज होता है स्टूडेंट। इसमें क्या होगा? सिंगल बेस पेयर चेंज होगा। वो कौन सी प्रोसेस है? बेस एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम है। इसके शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ध्यान रखना, तो इसको बोलते हैं बीईआर। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीईआर किसे कहते हैं, छोटे वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है बीईआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बीआर को ध्यान रखना है, बेस एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट? एक बेस पेयर को चेंज करने का काम होता है, वो किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास दूसरा आता है, उसे हम क्या कहते हैं यहां पर? न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम। क्या होता है नाम? न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम, जिसमें हमें इसकी फुल फॉर्म देखी होती है तो हमें इसको किस नाम से जाना जाता है? NER के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका मोर देन क्या होता है? टू न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? कट होगा। एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड कट होगा और कट होकर वहां से हमारा सिस्टम को सही किया जाएगा। उसके लिए हमें कौन सा रिपेयरिंग सिस्टम की चाहिए? न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम। ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर आपका डीएनए के अंदर एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर कुछ मिसमैच है एक बेस पेयर के अंदर, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको यहां पर समझाऊं, जैसे हमारे पास ये डीएनए है स्टूडेंट, इस डीएनए के अंदर जैसे यहां लिखा है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन,
एडिनिन, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये आपके पास कोई डीएनए है, इसके सामने बॉन्ड बन रहा है वो थाइमिन के साथ, साइटोसिन, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन में जैसे एडिनिन, एडिनिन के सामने थाइमिन। अब ग्वानिन के साथ थाइमिन के सामने आना एडिनिन चाहिए था, लेकिन आ कौन गया, ग्वानिन आ गया। यहां पर मान के चलिए थाइमिन और यहां पर एडिनिन, यहां साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन। इनके बीच, सभी के बीच में क्या बना है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड कहां नहीं बना, यहां पर जो मिसमैच हो रखा है वहां नहीं बना। तो इस सिंगल बेस को हटाने के लिए हमारे पास जो टेक्निक काम में आती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट, BER होती है। ध्यान रखना, सिंगल स्टैंड पे कट लगाकर वो टेक्निक काम में ली जाएगी, वो कौन सी होगी, BER होगी। और आपसे कह दिया जाए कि नहीं, मान लीजिए अब सिंगल बेस तो हो गया लेकिन BER तो हमने देख लिया, लेकिन मान के चलिए कुछ ऐसी हो जाता है, जैसे बात करूं यहां पर कि हमारे पास क्या क्या आगे और देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर बात कर लेता हूं कि आपके पास ये कोई न्यूक्लियोटाइड था और इस जगह एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन था, लेकिन नीचे की तरफ थाइमिन, साइटोसिन और साइटोसिन आ गया। तो यानी कहूं तो इनके बीच में तो बॉन्डिंग सही है, लेकिन यहां पर बाई चांस मान के चलिए आपका ग्वानिन आ गया, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या हो गया, मिसमैच हो गया। तो यहां से लेकर इस पूरी सीक्वेंस को हटाने के लिए जिस टेक्निक का काम में लोगे वो कौन सी होती है, NER यानी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयरिंग सिस्टम है, वो यहां स्टूडेंट काम में ली जाती है। और तीसरा स्टूडेंट्स यहां पर आता है हमारे पास, उसका नाम होता है मिसमैच रिपेयरिंग सिस्टम। कौन सी रिपेयरिंग सिस्टम, मिसमैच रिपेयरिंग सिस्टम। नाम सुन रखा होगा। मिसमैच रिपेयरिंग सिस्टम में हमारे पास 3-4 एंजाइम होते हैं जिनके बारे में बता देता हूं कि यहां पर म्यूट H काम में आता है और यहां पर म्यूट S काम में आता है, और साथ साथ में ध्यान रखना यहां म्यूट L काम में आता है। म्यूट H होता है वो मिथाइलेटेड ग्रुप को रिकॉग्नाइज करता है, S होता है वो मिसमैच को रिकॉग्नाइज करता है, और उसके साथ साथ L होता है वो H और L के बीच में बाइंड होता है, जहां पर वो स्टैंड क्या करता है, कट लगाने का काम होता है सीक्वेंस के अंदर, वो किया जाता है। तो ये है हमारे पास कुछ रिपेयरिंग सिस्टम। इसके बाद की बात करूं तो हमने देखा रिपेयरिंग सिस्टम में एक डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम, दूसरा देख लिया हमने कौन सा स्टूडेंट, बेस एक्सचेंज रिपेयरिंग सिस्टम देख लिया। स्टूडेंट ध्यान रखना, हमने कौन सी बातें कर ली है यहां पर, न्यूक्लियोटाइड डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम पे बात कर ली, एक्सचेंज रिपेयरिंग सिस्टम के ऊपर है, वो हमारी यहां पर क्या हो चुकी है, बातें हो चुकी है। अब तीसरा जो रिपेयरिंग सिस्टम आता है स्टूडेंट, वो होता है हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं होमोलोगस रिपेयरिंग सिस्टम। यह आपको ध्यान में रखना है कि होमोलोगस रिपेयरिंग सिस्टम कैसे होता है, यानी कि या इसको मैं सीधा ही कह दूं, होमोलोगस नाम ना देकर सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड कट, डबल स्ट्रैंड रिपेयरिंग सिस्टम का नाम है वो यहां दे देता हूं, डबल स्ट्रैंड रिपेयरिंग सिस्टम को नाम है वो हम यहां पर दे देते हैं कि डबल स्टैंड रिपेयरिंग सिस्टम किस तरह से होगा। तो डबल स्टैंड रिपेयरिंग सिस्टम में ध्यान रखना स्टैंड कैसे किया जाता है। तो डबल स्टैंड रिपेयरिंग सिस्टम हमारे पास दो प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं होमोलोगस रिपेयरिंग सिस्टम के नाम से इसको हम जानते हैं, और उसके साथ साथ इसका दूसरा पार्ट होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, नॉन होमोलोगस रिपेयरिंग सिस्टम होता है, वो हम यहां पर कहते हैं। अब स्टूडेंट आपको यह ध्यान रखना है कि होमोलोगस रिपेयरिंग सिस्टम कौन सा होता है और नॉन होमोलोगस रिपेयरिंग सिस्टम है वो हमारे पास कौन सा होगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आपके पास क्या होता है, इस तरह के दो डीएनए प्रेजेंट रहते हैं आपस में बॉन्डिंग बनाए हुए, इस तरह से दूसरा डीएनए होता है वो भी आपका यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। तो ये एक दूसरे के डीएनए क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं। ऊपर वाले के बीच में हमारे पास यहां पर बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह से यहां पर बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। नीचे वाले की बात करूं तो यहां पर उनके बीच में स्टूडेंट्स क्या रहता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, और ये सिरा आपका 5 है तो ये 3 होगा, ये 3 तो ये 5, और ये 5 तो ये 3 प्राइम सिरा होता है, ये आपको पता है। तो ये होमोलोगस अगर बाई चांस मान के चलिए क्या हो जाता है कि ऊपर वाला या नीचे वाला किसी भी डीएनए के अंदर आपको क्या देखने को मिले, डबल स्ट्रैंड में ब्रेक हो गया,
ऊपर वाले स्टैंड में या नीचे वाले में, एक स्टैंड में ब्रेक हो गया, तो इस प्रकार के सिस्टम को कहते हैं डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयरिंग सिस्टम। और इसी रिपेयरिंग सिस्टम में अगर इस डीएनए के जस्ट पास में इसका दूसरा होमोलोगस डीएनए, जिससे ये हमेशा पेयरिंग में रहता है, अगर वो पेयरिंग वाला डीएनए प्रेजेंट है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम होमोलोगस रिपेयरिंग सिस्टम। और अगर इसके जस्ट पास वाला डीएनए, जैसे ये बात कर लूं, ये डीएनए था और इस डीएनए में मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, यहां पर बीच में क्या लग गया, कट लग गया, और कट लग गया लेकिन इसके आसपास इसका कोई दूसरा होमोलोगस डीएनए नहीं है, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, नॉन होमोलोगस डीएनए के नाम से जाना जाता है। आ रही होगी बात समझ में स्टूडेंट। अब क्या होता है कि नॉन होमोलोगस और होमोलोगस डीएनए के अंदर फर्क इतना ही होता है कि जो ये कट लगी हुई सीक्वेंस है, अगर होमोलोगस रिपेयरिंग सिस्टम पढ़ रहे होते हैं तो कट लगी हुई सीक्वेंस को सही करने का काम किसका होता है, इस नीचे वाले होमोलोगस डीएनए का होता है। और अगर हम नॉन होमोलोगस पढ़ रहे हैं तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता कि होमोलोगस है या नहीं। यहां पर कुछ एंजाइम्स, जैसे मैं बात करूं KU70 प्रोटीन और उसके साथ साथ KU80 प्रोटीन होती है, वो क्या करती है, इस जगह पर आकर यहां पर बाइंड कर जाती है, और बाइंड करके एक होता है एंजाइम या प्रोटीन का नाम ले लीजिए, तो वो प्रोटीन काम करती है जो डीएनए पे डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन्स होती है, वो यहां पर आकर अटैच होगी, और वो आकर अटैच होकर क्या कर देती है, इन दोनों डीएनए को सही कर देती है। यानी कि यहां की जो मिसमैच सीक्वेंस है वो हमेशा ही कैसी रहती है, मिसमैच रहती है। यानी कि यहां वाली सीक्वेंस है वो कैसी है, मिसमैच है किसी को, तो यहां दोनों स्टैंड को आपस में क्या कर दिया जाएगा, लाइगेज एंजाइम की सहायता से अटैच कर दिया जाता है। और दोनों डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से कर दी तो बीच वाली सीक्वेंस जो अलग हुई है वो अलग ही रहती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, एरर प्रोन रिपेयरिंग सिस्टम कहा जाता है, कि इसमें हमेशा ही क्या रहता है, एरर रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, हमेशा ही एरर प्रेजेंट है, डीएनए का बीच का भाग कट हुआ है, वो हमेशा ही कैसा है, अलग है। लेकिन यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, क्या देखने को मिलता है हमें यहां पर ये देखने को मिलता है कि आप वाला ऊपर वाला स्टैंड जो ये ब्लू वाला है वो क्या होगा, यहां से अलग होगा, और अलग होकर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये नीचे वाला स्टैंड जो ब्लैक कलर वाला है वो कुछ इस तरह से क्या करेगा, यहां पर अपना फॉर्मेशन करेगा, ये यहां पर अपना फॉर्मेशन करेगा, यहां पर इसके बीच में यहां पर सीक्वेंस बन जाएगी, और यहां पर इसके बीच में क्या हो जाएगा, आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है स्टूडेंट, इस डीएनए का निर्माण हो जाता है। और जो ये पॉइंट बने हैं यहां पर, इसको हम किस नाम से जानते हैं, यहां पर हॉलीडे जंक्शन के नाम से है, वो हम यहां पर जानते हैं। और स्टूडेंट ध्यान रखना, इस होमोलोगस रिपेयरिंग सिस्टम में हमें कुछ अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की जरूरत होती है। वो कौन कौन सा होता है उसको देख लीजिएगा। सबसे पहली प्रोटीन चाहिए हमें रैक ए। वो रैक ए प्रोटीन क्या करती है, होमोलोगस रिपेयरिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, होमोलोगस डीएनए को बांधे रखने का काम करती है। फिर हमारे पास आता है आपका रैक बी सी डी, ये क्या होता है, एक हेलिकेज एंजाइम्स के रूप में काम करता है, जिसमें बी वाली यूनिट फास्ट काम करती है, डी वाली यूनिट स्लो काम करती है, और बी और डी को बांधे रखने का काम कौन करता है, सी करता है। उसके बाद में एंजाइम आता है हमारे पास आर यू वी ए, और उसके बाद में आता है हमारे पास आर यू वी बी एंजाइम्स है, वो हमारे पास यहां पर काम में आता है। इसीलिए स्टूडेंट ध्यान रखना, इन दो एंजाइम की वजह से, ध्यान रखना स्टूडेंट, इन एंजाइम की वजह से क्या किया जाता है, होमोलोगस रिपेयरिंग सिस्टम को हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं। वो क्या होता है स्टूडेंट, पूछा जाता है रैक ए बी सी डी, और कभी कभी पूछ लिया जाता है रैक बी सी डी को एक्सप्लेन करो। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह ही मान के चलना। होमोलोगस रिपेयरिंग सिस्टम में हॉलीडे जंक्शन बनता है या रिकॉम्बिनेशन भी होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इन एंजाइम की हेल्प सहायता पड़ती है, और इसी एंजाइम की सहायता से हमें इस नाम क्या पूछा जाता है, रैक बी सी डी को एक्सप्लेन करो।
आ रही होगी उम्मीद समझ में स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। ये हुआ आपका कौन सा रिपेयरिंग, डबल स्टैंड रिपेयरिंग सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डीएनए डैमेज से और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे रिपेयरिंग सिस्टम से। ये हमेशा ही ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ मैं क्वेश्चन नंबर अब 2 पे चलता हूं, जिसमें 2 में आपसे कई बार पूछा जाता है लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन के ऊपर भी पूछ लिया जाता है, या फिर मैं कहूं तो नाम दे दिया जाता है जीन रेगुलेशन। यानी क्या कह दिया जाता है, जीन रेगुलेशन, जिसमें हमें किस किस के बारे में बातें करनी होती है, यहां पर पॉजिटिव रेगुलेशन के बारे में भी बातें करनी होती है, और साथ साथ में हमें किसके ऊपर बातें करनी होती है, नेगेटिव रेगुलेशन के ऊपर, कि पॉजिटिव रेगुलेशन कौन सा होगा और नेगेटिव रेगुलेशन कौन सा होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है, उस क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है, डीएनए की पैकेजिंग के बारे में है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएनए की पैकेजिंग कैसे होगी, किस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होती है वो की जाती है, कैसा डीएनए है वो पैकेज हुआ रहता है, उसके बारे में क्वेश्चन होता है, वो पूछा जाता है। और उसके साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन नंबर 4 में मान के चलिए आपके पास कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा, लैंप क्रोमोजोम, या सीधा सा मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किसके ऊपर पूछा जाता है, क्रोमोजोम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। और क्रोमोजोम में भी कौन सा पूछा जाता है, आपका लैंप क्रोमोजोम पूछ सकता है, या फिर आपके पास एक लैंप क्रोमोजोम और पॉलीटीन क्रोमोजोम्स, ऐसे कुछ है क्वेश्चन है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा, लैंप क्रोमोजोम और पॉलीटीन क्वेश्चन होता है, लैंप क्रोमोजोम और पॉलीटीन क्रोमोजोम, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ध्यान रखना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबके लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसको आप कहते हो प्रोटो ऑन्कोजीन्स, और उसके साथ साथ पूछा जाता है आपका, हाँ प्रोटो ऑन्कोजीन्स ही होगा, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट। प्रोटो ऑन्कोजीन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना स्टूडेंट, क्रोमोजोम्स के ऊपर, और क्रोमोजोम्स के अंदर क्रोमोजोम्स की सेगमेंट पूछ लिया जाता है आपसे। सेगमेंट के साथ साथ इसका क्या पूछ लिया जाता है, स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, कि क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। जैसे अभी की बात करूं तो आपके क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर में क्या क्वेश्चन पूछा था कि हेटेरोक्रोमेटिन स्ट्रक्चर कौन सी होती है, यानी कहूं तो पूछा था हेटेरोक्रोमेटिन स्ट्रक्चर कैसी बनती है, कहां बनती है, और पूछा था यूक्रोमेटिन स्ट्रक्चर है वो कहां होती है, किस तरह की होती है। ये क्वेश्चन आपसे अभी पूछे थे, इनको भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये भी आपसे पूछने की पॉसिबिलिटी है वो रहती है कि प्रोटोकॉन्कोजिन्स क्या होता है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, हेटेरोक्रोमेटिन कहां होता है, किस तरह का हेटेरोक्रोमेटिन होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा जाता है आपके पास यहां पर म्यूटाजेनिक एजेंट। कौन से जेनिक, म्यूटाजेनिक एजेंट पूछ लिया जाता है। चाहे वो म्यूटाजेनिक एजेंट कौन कौन से होते हैं आपके, केमिकल का पूछ लिया जाता है, या फिर म्यूटाजेनिक कंपोनेंट है वो कौन सा होता है, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं। कंपोनेंट दोनों है, फिजिकल और केमिकल, उन दोनों के ऊपर है वो आपका क्या कर दिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ध्यान रखना क्वेश्चन में, वो होता है आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात नहीं करूंगा मैं, यहां पर बात करूंगा किसके ऊपर स्टूडेंट, मैपिंग के ऊपर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए को कट कैसे लगता है, किस किस भाग से कौन सा किस सेगमेंट्स बनता है। जैसे कहूं तो हमारे पास कैसा डीएनए पे कट लगा तो हमारे पास किस तरह का सेगमेंट बनेगा, दोनों आपस में सेगमेंट बराबर होंगे कि एक दूसरे के आगे पीछे है, वो हमारे पास सेगमेंट बनेंगे। तो उनके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप मैपिंग होती है वो कैसे किया जाता है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, वो ध्यान रखना कौन सा, ट्रांसलोकेशन। ध्यान रखना कौन सा, ट्रांसलोकेशन, कि एक जगह से दूसरे जगह पर किस तरह का हमें प्रोसेस देखने को मिलती है। और ट्रांसलोकेशन के साथ साथ आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, ध्यान रखना, ट्रांसपोजोम।
ट्रांसपोजोन्स को ध्यान रखना स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मान के चलिए कि ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए के कुछ रेपिटेटिव सीक्वेंट होते हैं। ध्यान रखना क्या होता है, ट्रांसपोजोन, जोन के ऊपर बात कर रहा हूं, ट्रांसपोजोन, ठीक है, एन होगा, ट्रांसपोजोन सेगमेंट्स के ऊपर है, वो हमारी बात रहेगी। ट्रांसपोजोन्स में ध्यान रखना क्या होता है कि डीएनए की वह सीक्वेंस जो बार बार क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, उसको बोलते हैं हम टेंडम रिपीट सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस एक जगह से अपनी दूसरी जगह पर चली जाती है, एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम्स पे चली जाती है, इसलिए उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसपोजोन्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपने नाम सुन रहा होगा जंपिंग जीन, तो जंपिंग जीन क्या होता है कि वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो जीन के रूप में काम कर रही है, वो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम या अपनी बार बार सीक्वेंस को क्या कर रही होती है, चेंज कर रही होती है, इसलिए ट्रांसपोजोन्स को हम किस नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट, जंपिंग जीन्स के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रांसपोजोन्स होता है वो हमारे पास दो टाइप्स का देखने को मिलता है। दो टाइप्स का कैसे कैसे, एक होता है हमारे पास डीएनए के ऊपर बेस्ड ट्रांसपोजोन और दूसरा होता है हमारे पास किसके ऊपर, आरएनए के ऊपर बेस्ड ट्रांसपोजोन्स। ध्यान रखना किसके ऊपर बात कर रहा हूं, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास डीएनए बेस्ड और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, आरएनए बेस्ड। ठीक है, आरएनए बेस्ड होता है। जो डीएनए बेस्ड होता है वो हमारे पास आगे दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, एक तो हम कोप करते हैं कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म, कट एंड पेस्ट, और दूसरा होता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं क्या, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म, जो किसके ऊपर काम करती है, डीएनए के ऊपर काम करती है। और आरएनए बेस्ड को हमें एक ही नाम से जाना जाता है, इसको नाम होता है रिट्रोवायरस के ऊपर है, उसके ऊपर हम ये जानते हैं। अब देखना कि वो ट्रांसपोजोन्स जो किसके ऊपर काम कर रहे हैं, डीएनए के ऊपर बेस्ड होकर काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहां समझाना चाहूं तो नॉर्मली हमारे पास ये कोई डीएनए की सीक्वेंस है, इस डीएनए के अंदर मान के चलिए ये जो यहां से लेकर यहां तक की सीक्वेंस है, ये किसके रूप में काम कर रहा है, हमारे पास ट्रांसपोजोन्स के रूप में काम कर रहा है। और इसने क्या किया, यहां से अपनी लोकेशन को चेंज की और ये बाइंड कहां हो गया, इस जगह पर हो गया। ये डीएनए के अंदर ये ट्रांसपोजोन्स कहां बाइंड हो गया है, इस जगह पर बाइंड हो गया। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना कि डीएनए पे है तो दो तरीके से, कौन सा, एक तो कट एंड पेस्ट। कैसे कि यहां से ये सिरा बीच से क्या होगा आपका, कट होगा, और कट होकर क्या किया जाएगा, यहां से ये बीच से हट जाएगा। यानी कि यहां बीच वाला सिरा है वो तो आपका क्या होगा, टूटेगा, अलग हो जाएगा। जैसे यहां से बात करूं तो ये सिरा आपका यहां से क्या हो गया, अलग हो गया, और अलग होने के बाद में अब आपको क्या देखने को मिला कि ये यहां पर आकर जुड़ गया। तो पहली जगह से कट हुआ, दूसरे पे आके जुड़ा, तो इसको मैकेनिज्म को कहते हैं कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। और पहले वाले के ऊपर प्रेजेंट है और दूसरे पर आकर अपने आप जुड़ गया, तो उसकी क्या हुई, कॉपी हुई है, कॉपी होकर वो क्या करता है, दूसरे जगह पर जुड़ता है। तो जब कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म हो रही होती है तो उस जगह पर नंबर में क्या होता है, नंबर नो चेंज, यानी नंबर हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है, कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलता। लेकिन कॉपी एंड पेस्ट में क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट, नंबर में इंक्रीज देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि प्रोसेस कैसी हो चुकी है, कॉपी बन चुकी है उसकी, वो नंबरिंग होता है। और रिट्रोवायरस है वो किसके ऊपर काम करता है, आरएनए बेस्ड के ऊपर काम करता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये आपका कौन सा हो गया, ट्रांसपोजोन हो गया। उसके बाद में आपको इसमें एक क्वेश्चन और मान के चलिए आपके पास ध्यान में रखना है, वो कौन सा है, आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस है वो कैसे हो रही होती है। ये नॉर्मल ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो पूछा जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आरएनए स्प्लाइसिंग है वो कैसे देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाता है कि सोमेटिक सेल जेनेटिक्स किसे कहते हैं। एक तो पूछा जाएगा किसके ऊपर, आपका सोमेटिक सेल के ऊपर। सोमेटिक सेल के ऊपर जेनेटिक्स किस तरह की होती है, सोमेटिक सेल्स कैसे काम करती है, वो पूछा जाएगा, ध्यान रखना। और दूसरा क्वेश्चन आता है वो हमारे पास पूछा जाता है किसका, सेंट्रियोम का, यानी सेंट्रियोम यहां पर कैसे बनता है, किस तरह की प्रोसेस होती है, वो यहां पर देखने को मिलता है। और लास्ट क्वेश्चन होता है वो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जेनेटिक का ट्रांसपोजन कैसे होता है।
कैसे कि जेनेटिक लेवल के ऊपर ट्रांसपोजोन्स होता है, वो हमारे पास किस तरह का देखने को मिलेगा वो। तो टोटल आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट, हमने यहां पर इंपॉर्टेंट के ऊपर बात की। पहला डीएनए डैमेज एंड रिपेयरिंग के क्वेश्चन है, फिर आपके पास डैमेजिंग एंड रिपेयरिंग बाद लैक ऑफ पेरोन, डीएनए पैकेजिंग, क्रोमोसोम्स, प्रोटोऑन्कोजीन्स, म्यूटाजेनेटिक एजेंट्स के ऊपर बात की। फिर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोजोन, आरएनए स्प्लाइसिंग, सोमेटिक सेल्स के ऊपर बात की है कि हमारे पास सोमेटिक सेल्स कैसी होती है। और उसके बाद में हमने यहां पर बात की है जेनेटिक ट्रांसपोजोन्स की। साथ साथ में ध्यान रखना कि जो ओटोपोलिप्लोइडियन एलोपोलिप्लोइडी होता है, यानी कहूं कि जो म्यूटेशन होता है वो आपको भी ध्यान रखना है। यहां पर ही बात कर लेता हूं कि कौन सा आपका जो पॉलीप्लोइडी होता है, जो पॉलीप्लोइडी होता है, चाहे वो कैसा भी हो, ओटोपॉलीप्लोइडी हो, पॉलीप्लोइडी हो, एनोप्लोइडी हो, उसके ऊपर है वो आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है यहां पर एलीन जो जीन होता है, कौन सा जीन, एलीन जीन है, एलिन जीन का ट्रांसफर कैसे होता है, या फिर ध्यान रख लें जेलिन को सीधा ही देख लीजिएगा कि जीन का ट्रांसफर है वो कैसे होता है बैक्टीरिया के अंदर बात करें, यानी कि कहूं कि हमारे पास जो बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स होता है, ट्रांसलोकेशन, ट्रांस इन्वर्जेंस, या फिर आपको ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसडक्शन, वो कैसे प्रोसेस होती है, तो उनके ऊपर भी ध्यान रखना है। और साथ साथ में ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन है वो कौन सा है स्टूडेंट, म्यूटेशन वाला है। कौन सा क्वेश्चन है, म्यूटेशन, जिसमें आपको डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, इंसर्जन, ट्रांसलोकेशन, वो सारी चीजें हैं वो यहां पर पढ़नी है। तो स्टूडेंट ये हमने कुछ बातें देखी है किसकी, कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके ऊपर हमने बात कर ली है। इसको मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी है। कुछ बातें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दी थी फर्स्ट पेपर में, कुछ बातें वो आपको यहां पर क्या करना है, रिपीट करना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा कौन सा पेपर, सेकंड पेपर, जिसमें से कुछ मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उनके ऊपर है वो हमने बातें हैं वो कर ली है। अगर आपको ये लगे कि हाँ हमारे यूनिट नंबर पेपर फर्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करके मेरे को बता रहा है, तो ये वीडियो आपके पास आज प्रोवाइड हो जाएगा। और आज वो प्रोवाइड हो, आप देखो तो जिस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है, जो टॉपिक के बारे में आपको बताना है, उसको कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये टॉपिक आप कमेंट करो। लेकिन हाँ पूरे कॉपी का मत कर देना कि सर पूरे टॉपिक का क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कुछ टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहे, कुछ जो टॉपिक हार्ड लग रहे, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। लेकिन करना क्या है, कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है वो कमेंट करके आप जरूर बताओगे। साथ में आप ये भी बताओगे कि आपके फर्स्ट पेपर में कैसा हुआ, जो मेरे द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने क्लास में स्टडी किए थे, वो कौन कौन से आपके कितने क्वेश्चन है वो आपने किए हैं, कितने क्वेश्चन मेरे द्वारा दिए गए थे उनमें से आपको आया है, मैंने तो देख लिया, आप ये कमेंट करके हमें जरूर जानकारी दोगे। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं आपसे जब आप कमेंट में बताओगे कि कौन सा टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, कौन से को नहीं करना है, तो उनके ऊपर है वो हमारी बातें रहेगी। चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स।